बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है, इस पे बात करनी है। और एक नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान की तकरीब हुई है, इफ्तिताई तकरीब, यानी बाकायदा तौर पर लॉन्च हो गई है एक नई सियासी जमात, उस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं भाई। ये वाटर प्रोजेक्ट जारी रहने चाहिए, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाते रहें। आप जब दुआएं करते हैं ना, कुछ लोग अभी मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो एक बंदे ने डोनेशन की और साथ बहुत दुआएं की और साथ ये भी कहा कि इस काम को जारी रखें। और मेरा ख़्याल है उनका नाम है मोहम्मद हमज़ा अयूब साहब। तो जब आप दुआएं करते हो और कोई डोनेशन नहीं भी देता और तब भी जब दुआएं करता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। इससे हौसला बढ़ता है, हिम्मत, कि जी ये ख़बरें तो आप सुने लेकिन इंसानियत की खिदमत भी वो जारी रहनी चाहिए। जब से आप यकीन कीजिए कि मैंने ये काम शुरू किया है ना, मुझे महसूस हुआ कि जैसे दिल में इंसान के एक एक्स्ट्रा नरमी पैदा हो जाती है जब उन लोगों को देखते हैं कि वो जोहड़ों वाला पानी पीते हैं और अपने बच्चों को पिलाते हैं। कलेजा मुंह को आता है इस गर्मी में, इस गर्मी की शिद्दत में। खैर, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आइए जनाब, बहुत ही बुरी ख़बर है, बल्कि बुरी तरीन ख़बर है। पाकिस्तान स्टील मिल्स हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। ये 2-3 रोज़ से ये ख़बर आ रही थी कि सनत व पैदावार की मिनिस्ट्री और ये सारे कुछ फ़ैसले और ये हो रहे हैं। ये कोई 2-4 रोज़ का किस्सा नहीं या 2-4 रोज़ की बात नहीं, वही वाली बात है कि निस्फ़ सदी का किस्सा है। ये बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, किसी एक गवर्नमेंट की गलती की नहीं है। ये बहुत सारे, किसी की अपनी अपनी स्टील मिलें हों, किसी के अपने, वो चलती रहती हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है ना, वो बंद है और अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। ख़ुद ही PIA पर ज़वाल है, लेकिन बहुत सारों की अपनी एयरलाइंस वो बड़ी मुनाफे में चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर PIA पर ज़वाल है। और मैं इंतहाई अफसोस के साथ 2010 में जब हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपना एक सियासी कद काठ बड़ा करने के लिए जब 4,500 मुलाजमीन को यक जुम्बिश कलम उन्होंने मुस्तकिल कर दिया, तो फिर 2 अरब का उस पर मज़ीद भी पाकिस्तान स्टील मिल पर वो बोझ बढ़ गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो बैठ गई। अब कब से वो मुलाजमीन भी रो रहे हैं, अब मुलाजमीन का क्या होगा। अब गैस भी बंद कर दी गई है वहाँ पाकिस्तान स्टील मिल्स में भी। कॉलोनीज़ की जो वो कॉलोनीज़ बाकी हैं, तकरीबन आधा एरिया है, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क के साथ, जो रिहायशी कॉलोनियाँ हैं उनकी गैस भी बंद हो गई है। अब बताया जा रहा है कि जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी तब तक पाकिस्तान स्टील मिल्स को मज़ीद फिर ये गैस की बहाली और वो सारा कुछ। अब प्राइवेटाइजेशन का जब तक, जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो अब अरबों रुपए बल्कि अरबों डॉलर का उस पर कर्ज़ा है। भाई कौन ले? वो कोई कहे कि जी अगर वो प्राइवेटाइजेशन, वो कोई भी बंदा लेने के लिए तैयार तो है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स इतना बड़ा एरिया, उसकी ज़मीन की भी अरबों डॉलर में कीमत है। इतना बड़ा एरिया, इतनी बड़ी मशीनरी, इतना सब कुछ, वो तो लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो वो साथ ये कि जनाब इतने सारे मुलाजमीन, इनका क्या किया जाए, इतने सारे वाजबात, इनका क्या किया जाए, गैस के वाजबात, बिजली के वाजबात, पता नहीं क्या कौन कौन से वाजबात ऊपर हैं और कितनी लेट तनख्वाहें और सारा कुछ, तो कौन ले? वो कह रहे हैं कि कोई लेने के लिए तैयार भी नहीं था। अब सुना है कि जनाब पीपल्स पार्टी यानी हुकूमत सिंध उसी जगह पर अपनी एक स्टील मिल बनाएगी और वो देखें कि वो उसको ज़मीन किस तरह से वो जाती है और वो सारा कुछ वो तय करेंगे और वो अपनी स्टील मिल बनाए और वहाँ वो स्टील मिल चलती है या नहीं चलती, उन मुलाजमीन का फ्यूचर क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, वो कहीं पे एडजस्ट होंगे या वो फारिग होंगे। उनकी ऑलरेडी तनख्वाहें बहुत रुकी हुई हैं और ऑलरेडी इतना कर्ज़ा चढ़ा हुआ है। तो इंतहाई अफसोस के साथ कि ये इतनी गलत पॉलिसीज़, ये कोई 2 दिन की बात नहीं है या इस हुकूमत को कोसने की बात नहीं है, ये कई हुकूमतों की गलतियां हैं। और वही वाली बात है कि जो आप गिरहें हाथों से लगाते हैं
तो वो फिर आप दांतों से भी नहीं खोल सकते। और जो आप लम्हों की ख़ता करते हैं तो सदियों की सज़ा पाती हैं कौमें उन लम्हों की ख़ता की। ये वही लम्हों की ख़ता है भाई। और ये तो लम्हों की ख़ता भी नहीं है, ये निस्फ़ सदी की ख़ताएँ हैं और आप मुसलसल कर रहे थे। और आज पाकिस्तान स्टील मिल्स जैसा इदारा जो कि रूस के ताउन से ये बना था, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उनकी याद थी, और ये रूस के ताउन से पाकिस्तान स्टील मिल्स उनका एक गिफ्ट था। वो पाकिस्तान, क्या नालायक कौम, वो भी क्या सोचेंगे, क्या नालायक कौम है कि इनसे कोई इदारा नहीं चल पाता। पाकिस्तान स्टील मिल्स आज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है। इसके कई रिपरकशंस होंगे, कई इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके कई नताइज होंगे। कोई बहुत मतलब अब आप क्या कह सकते हैं, जो भी आप इसकी तशरीह करें, मुलाजमीन किधर जाएंगे, एसेट्स किधर जाएं, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इसमें बहुत कुछ मतलब मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं उन पे अब एक कोसना और उन पर रोना और मातम करना, ये बहुत सारे यही हाल मुझे वो रूज़वेल्ट होटल का लग रहा है, यही हाल मुझे वो PIA का लग रहा है। अभी तक भी बहाली कोई नहीं हुई मुकम्मल तौर पे। आप वो देखें कि PIA को ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के एक बयान ने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। वही ग़ुलाम सरवर ख़ान वो इलेक्शन भी लड़ा, वही ग़ुलाम सरवर ख़ान अभी कोई और किसी पार्टी में चला जाएगा, वही ग़ुलाम सरवर ख़ान, वही इमरान ख़ान साहब। मतलब अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो कोई जिस तरह की भी भंड मारते हैं और वो फिर उसके बाद आप ख़ुद उससे आगे सियासत भी करते हैं, हुकूमत भी करते हैं, इक़्तिदार के मज़े भी लूटते हैं। ये वो मुल्क है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही मुमकिन है, पाकिस्तान के अलावा कहीं पर ये मुमकिन। रोज़ ही एक हुलड़बाजी है, एक इंतशार है। अब आज मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले अवाम पाकिस्तान के नाम से एक नई पार्टी की लॉन्चिंग हुई है, और नई सियासी जमात की लॉन्चिंग हुई है। और नई सियासी जमात किन की है? वो जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, महताब अब्बासी साहब वग़ैरह वग़ैरह, ठीक है ना। यानी आप जो देखेंगे सारे के सारे चले हुए कारतूस, मैं माज़रत के साथ, ठीक है ना। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा 50,000 रुपये वाले पर तो टैक्स है, जिसकी 50,000 रुपये तनख्वाह है उस पर तो टैक्स लगा दो, और 2,000 एकड़ जिसके ज़मीन के हैं उसकी कोई बात नहीं है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, नो डाउट, बातें बहुत अच्छी की। ये जो गुफ्तार के गाजी हैं ना, इन्होंने ही तबाही की है पाकिस्तान की। आप इमरान ख़ान की बातें सुन लें, पीछे वो जो हामिद मीर साहब के शोज़ में किया करते थे, बाकी टॉक शोज़ में, और सबसे ज़्यादा सैकड़ों टॉक शोज़ उनके साथ हामिद मीर साहब के हैं, और बाकी लोगों के भी, और मीडिया टॉक भी, और पता नहीं क्या क्या। इन्हीं चिकनी चुबड़ी बातों पर तो सारे ईमान ले आए, बल्कि अपना ईमान उन्होंने ज़ाया किया, और वो जनाब वो वहाँ पे आ गए और सबको पता। और फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने माशाअल्लाह जिस तरीके से उनकी लॉन्चिंग की, तो वो फिर आज भुगत नहीं रहे। वही साहब जो कहा करते थे मैं तो 15 अरकान से ज़्यादा की कैबिनेट नहीं रखूँगा, उसकी कैबिनेट कहाँ पहुँच गई जनाब, सेंचुरी क्रॉस कर गई थी, आपको याद है। वही साहब जो कहा करते थे कि मैं तो अगर IMF की तरफ जाऊँ तो ख़ुदकुशी कर लूँगा, उस नामुराद ने ख़ुदकुशी भी नहीं की, और फिर उसके बाद वो IMF की तरफ भी गया, और फिर आखिर पे जाते हुए उसने लात भी मार दी जब IMF का मुआहदा उसने ख़ुद किया हुआ मुआहदा तोड़ दिया। पेट्रोल पर कोई 5-10 रुपये और बिजली पर भी 5 रुपये फ़ी यूनिट, और ये सिर्फ़ और सिर्फ तबाही फेरने के लिए वो किया। उसने पता नहीं 50 लाख घर बनाने का और 1 करोड़ नौकरियां देने का कहा, पता नहीं और क्या क्या कहा, पता नहीं सारे यू टर्न लिए, और ऐसी मुनाफकत इस कौम के साथ की। ये कौम उसी के लायक है, ऐसे मुनाफिकों के लायक है ये कौम। बड़ी अच्छी अच्छी बातें की जनाब, ऐसी ऐसी बातें की, ऐसी आइडियल बातें। वो मगरिब की मिसालें देता था, वो पता नहीं क्या क्या आपको मिसालें देता था। वो इंडिया में बैठ के भी जनाब बड़ी बड़ी उसने बातें की, यहाँ भी इधर उधर सारा, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। वो शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे
मैं अभी सुन रहा था कि ये फार्म 47 वालों से मुल्क नहीं बना, ये मुल्क को नहीं बना सकते, ये मुल्क को नहीं चला सकते, और वो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया उन्होंने छोड़ दिया। और इस वजह से कि मैं जब से उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया छोड़ा तो तब से जो है ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब लंदन जाते रहे कि चलो मुझे नहीं तो मेरे बेटे को टिकट दे दें। ये अगर कोई इस पर इनकार कर दे, मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मुझे नहीं, मेरे बेटे को जब हर तरफ से ना हो गई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे तो वो ठीक है, जब मरियम नवाज साहबा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साथ बनी तो उन्होंने छोड़ दी। मतलब वो जब 1985 से नवाज़ शरीफ साहब अमली सियासत में आए और शाहिद खाकान अब्बासी साहब 2018 तक उनके साथ रहे, तब तक नवाज़ शरीफ बिल्कुल ठीक थे, वो फरिश्ते थे। नून लीग भी बिल्कुल उसूलों पर अमल कर रही थी, वो बिल्कुल ख़त मुस्तकीम पे चल रही थी, सिरात मुस्तकीम पर थी, वो बिल्कुल SOPs को फॉलो कर रही थी, वो बड़ी डिसिप्लिन्ड जमात थी। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब उनको वज़ीर आज़म बनाया तब तो क्या ही बात है भाई, तब तो बल्ले बल्ले, फिर तो नून लीग जैसी जमात कोई थी ही नहीं। अब चूंकि उन्होंने धुतकारा है, टिकट नहीं दिया, इनको तो क्या इनके बेटे को भी नहीं दिया। 2018 में ये साहब अपनी सीट नहीं जीत सके, 2018 में नहीं जीत सके। वो 2018 के जब नून लीग का तूती बोल रहा था, जब नून लीग बहुत मकबूल थी, जब नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहबा कैद में थे, अडियाला जेल में थे, उस वक़्त तो बड़ा उस वक़्त भी ये सीट नहीं जीत सके। मरी में अपने घर से हार गए और फिर उसके बाद उन्होंने इनको लाहौर से दोबारा इलेक्शन लड़वाया। अब आप ज़रा थोड़ा सा अंदाज़ा की, फिर उस वक़्त ठीक थे, नून लीग भी ठीक थी। मिफ्ता इस्माइल साहब जब वो वज़ीर ख़जाना, उनको मुशीर ख़जाना बनाया गया, तब वो ठीक थी नून लीग, तब सारी हुकूमत भी, तब ये सिस्टम भी ठीक था, तब ये सारी चीज़ें ठीक थी। अब वो सिस्टम भी, महताब अब्बासी साहब गवर्नर थे, नून लीग ने बनाया, ठीक था, वज़ीर आला बिल्कुल ठीक, यानी जब वो उनके पास ओहदे थे वो बिल्कुल ठीक जमात थी। जब ओहदे नहीं मिले उसको, वो सारे इनकलाबी बन गए, ये अरस्तु बन गए, अफलातून बन गए, ये सुकरात बन गए, सारे के सारे ये चले हुए कारतूस आज इनकलाबी बन गए हैं। आज उनको सब कुछ सारे के सारे शूदर नज़र आने लगे हैं आज उन्होंने। और वो कह रहे हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं ये क्या है, कि ये क्या सूरत हाल, कि कौन कहता है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर कोई नहीं। आज भी लोग पूछते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर पार्टी चला रहे हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट पीछे है, और वो ये तो बड़ी ज़्यादती है। ये क्यों, क्या इस्टेब्लिशमेंट के बग़ैर पार्टी नहीं चल सकती? जी नहीं चल सकती। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर पार्टी छोड़ दीजिए हुजूर, इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आपकी ये पूरी की पूरी लॉन्चिंग की तकरीब जो तमाम चैनल्स ने दिखाई है ना, ये तकरीब 2 मिनट भी कोई नहीं दिखा सकता था। ये 2 मिनट भी कोई ना दिखाता अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल ना होती तो। और आप एवं ही आप मतलब आप लोगों को चूना ना लगाएं, आप इतने इनकलाबी न बने, आप इतने अरस्तू न बने। आपने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी थी? आपने कौन सी इस तरह का उसके बाद इतने ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाए थे? ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या किया था? वो साहब जो गवर्नर और वज़ीर आला थे उन्होंने क्या कर लिया था? उन्होंने कौन से तीर मार लिए थे? ये सारे चले हुए कारतूस फिर से कौम को चूना लगा रहे हैं, और फिर से वो कहा हम तो ये कर देंगे और हम तो वो कर देंगे जनाब, और जमात लॉन्च हो गई है। हर किसी को राइट है जमात लॉन्च करने का। ये PIA बैठ गई, आपकी अपनी एयरलाइन तो बहुत ही कामयाबी के साथ चल रही है और PIA बैठ गई है। जब आपने हाथ पैर मारे, आप वहाँ मुलाकात के लिए भी गए, आपने घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे मियाँ साहब से लंदन में मुलाकात की, आपकी दाल नहीं गली, उसके बाद आप इनकलाबी बन गए हैं। मिफ्ता इस्माइल को जब निकाला गया और उनकी जगह वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब को बनाया गया, तब उसके बाद वो इनकलाबी बन गए। मतलब यहाँ पे मुसीबत ये है कि जिसको भी, जिसकी सीट तब्दील कर दी जाए, जिससे ओहदा चला जाए, ये ओहदों के भूखे लोग, ये ओहदों के भूखे लोग, ये पोजीशन के भूखे लोग, जब इनसे पोजीशन चली जाती है तब उसके बाद ये इनकलाबी बन जाते हैं। ये यकदम इनको, आज मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे मेरे देश का बच्चा भूखा सो रहा है,
جیسے آپ تو وزیر خزانہ تھے تو اس وقت تو ہر بچے کو اتنا مل رہا تھا کہ اس کو اتنی وافر مقدار میں کہ اس کو بدہضمی ہو جاتی ہو۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈرامے بازیاں کر کیسے لیتے ہیں یہ لوگ، یہ سارے ڈرامے باز لوگ ہیں۔ سمجھ گئے عوام اب آپ کو بھی سمجھ گئے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی سمجھ گئے ہیں، باقی جماعتوں کو بھی۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ کے اندر یہ اس مریم نواز صاحبہ ایسے نہیں بھاگ دوڑ کر رہی، ایسے نہیں اتنی محنت کر رہی۔ نون لیگ کے اندر یہ بالکل 100% فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ آپ کو آخری چانس ملا ہے۔ اب اگر آپ نے عوام کی خدمت نہ کی اور آپ نے سارا کچھ سیدھا نہ کیا اور آپ نے اکانومی کو ٹھیک نہ کیا اور آپ نے عام بندے کی حالت زار کو نہ بدلا تو پھر اس کے بعد فنش، سب کچھ ختم ہے۔ یہ پکا فیصلہ ہو چکا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آخری چانس ہے، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ادروائز عوام سب کو سمجھ گئے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھلے کوئی کالے بھونڈ ہوں یا جرنیل ہوں یا کوئی بھی ہوں، میں آپ یہ حالات یہ ہیں کہ جہاں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے تو چھوڑ دیجئے، پینے کا پانی نہیں ہے۔ کھانا تو یہ ہم پروجیکٹ لگا رہے ہیں نا، آپ یقین کریں جہاں پر جاتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کے اس سے پیٹ سے اٹھا کے کپڑے دکھاتے ہیں، میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ مجھے ایک دفعہ 2 دفعہ میں گیا اور فیلڈ میں ان کے ساتھ لوگ، ایک بندے نے اپنے بیٹے کے، چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، اس نے کہا جی یہ جوڑوں والا پانی پیتے ہیں، آپ اس کے دانے دیکھیں جس طریقے سے اس کو پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، اس میں سے پیپ آ رہی تھی۔ یار عوام کا کیا حال ہے؟ عوام کا یہ حال ہے، یہ حالت ہے عوام کی۔ میں تو سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، کرم یہ مجھ پر خصوصی کرم ہے الحمدللہ کہ اس نے اس کام کے لیے چنا ہے، اور ساتھ ہم یہ آپ نیوز بھی انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ ہم خدمت خلق کا بھی کام کرتے ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ میں مولانا صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے گیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرا جہاں سارے مجھے جانتے تھے، وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے وہ آلریڈی جانتے تھے، وہ تعارف کرا رہے تھے، تو وہ کہتے کہ اپنا ظفر نقوی صاحب نے کہ جی ہم سب جانتے ہیں۔ اس وقت طلحہ صاحب بھی مولانا صاحب کے ساتھ ہی ہوتے تھے، باقی سارے بھی جو مطلب وہ سارے کے سارے جانتے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ظفر نقوی صاحب جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ان کو اس لحاظ سے بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ خدمت خلق جو کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں جس سیاستدان کے ساتھ ملا ہوں، بہت سارے صحافی دوست ہیں اس سوال، اور آپ میں سے بہت زیادہ مطلب جو بندے مسجد الحرام میں بیٹھ کے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہاں سے دعائیں کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا جس طریقے کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کام کو جاری و ساری رکھنے کی آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ میری نثر، اس دن ایک بندے نے مجھے دعا کی، آپ یقین کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے کہا نقوی صاحب میں مسجد الحرام میں بیٹھا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ کام جو خدمت خلق کا کام ہے، یہ جو پیاسی انسانیت اور یہ جو بے کس انسانیت اور بے بس لوگ جو ہیں، ان کی جو خدمت آپ کر رہے ہیں، اور یہ ہم تو ڈاکخانے کا کام کر رہے ہیں، اصل میں تو اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میری دعا ہے کہ یہ کام آپ کی نسلوں میں بھی چلتا رہے۔ آپ یقین کریں یہ مجھے دعا بڑی اچھی لگی۔ میں اسی وجہ سے اپنی اولاد کو میں نے کہا بیٹا آپ اپنے حساب سے مصروف ہیں، لیکن آپ نے اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ یہ بھلے آپ میرے اسی چینل سے جاری رکھیں، اسی سے جاری رکھیں، ان کے وہ اپنا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر بندہ اپنے حساب سے وہ کام کرتا ہے، اپنے حساب سے ان کی ڈیفرنٹ جابز، نیچر آف جابز ڈیفرنٹ ہے، لیکن میں نے کہا اس کو جاری رکھیں۔ یہ دعا مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ اچھا کام آپ کی نسلوں میں بھی منتقل ہو جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، وہ لوگ اتنے قسمہ پرسی کی لائف یار گزار رہے ہیں، اتنی غربت، اتنی میں سمجھتا ہوں کہ بے بسی کی لائف ہے کہ جن کے پاس پینے کا پانی کوئی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ٹھنڈا پانی۔ اور آپ جس طرح سے دعائیں کرتے ہو، جن لوگوں کو احساس ہے ان کو ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہ پاکستان کے اندر ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، یورپ میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں، اٹلی، جہاں کا کہیں پر بھی وہ ہوتے ہیں نا، آپ یقین کریں وہ چائنا میں، وہ بہت سارے پوری دنیا سے وہ لوگ ہیں جو ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تو وہ جن کو احساس، وہ کہتے ہیں ہاں یار یہ وہ والے لوگ ہیں، اتنے بے بس لوگ تو ہیں نا کہ جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اور ہماری اشرافیہ
अल्लामान अल हफीज़ रोज़ गाड़ियाँ, रोज़ नए घर, रोज़ जनाब दो हज़ार बिजली के मुफ्त यूनिट और पेट्रोल बेपनाह फ्री उनका, और पता नहीं क्या क्या, और किस अब 500 गाड़ियाँ स्टील मिल की, जिसमें से तकरीबन कोई 350 गाड़ियाँ तो चल रही थी, वो कैसे, वो पानी पे चल रही थी, वो हमारे खजान, यही तो भट्ठा बिठाया है इन लोगों ने यही तो भट्ठा बिठाया है। गैस का बिल है, पता नहीं वो कह रहे हैं कितना, 7 अरब का कितने का, तो गैस की एक पिछले कोई 5-7 सालों में कि 10 सालों में 7 अरब की गैस इस्तेमाल हो गई। वो दे कौन? वो मिल ऑलरेडी खसारे में चल रही है, तो वो बिल कौन दे? वो जो कर्जे लिए हुए हैं, मिल ने कर्जे लिए हुए हैं, कितने तो सूद के कर्जे वैसे के वैसे खड़े हैं, ऊपर मौजूद हैं, और वो जो सूद की मद में वो उतारते वो सूद उतारे मिल, या वो क्या करे, वो इसमें आप PIA में थोक के हिसाब से भर्ती हुई है, स्टील मिल में थोक के हिसाब से भर्ती, पाकिस्तान रेलवे में थोक के साथ जो भी आता है ना, उसने अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए, नहीं पता 5,000 बंदा, 10,000 बंदा, 4,500 बंदा उनको मुस्तकिल कर दो, क्योंकि वोट लेने हैं। कोई पॉलिसी तो है नहीं, कोई सिस्टम तो है नहीं, कोई पूछगछ तो है नहीं, कोई कानून, कोई आईन, कोई SOP, कोई डिसिप्लिन तो है नहीं। वही मतलब जो है ना, अपनी सियासत चमकाने के लिए कि जी हमने इनसे वोट लेनी है, और पैसा कहाँ से आना है कोई पता नहीं है। मिल खसारे में ऑलरेडी जा रही है, कोई पता नहीं है, जिस तरीके से भी जा रही है अपने ही खैर से वो सारा कुछ वो हो। अब यही चीज़ें जब वो प्राइवेट कारोबार करते हैं, फिर वो टटोल के, जहाँ पे 20 बंदों का काम होता है वो 8 बंदों से लेते हैं, जहां पर 50 बंदों का काम होता है वो 13-14 बंदों से लेते हैं, बाकियों को फारिग करते हैं। यहां पर जब सरकार में आते हैं, जो 20 बंदों वाला अंधाधुंध भर्ती किए जाओ, 20 की बजाय 200 को भर्ती कर लो। ये वो अंजाम है जो आज पाकिस्तान स्टील मिल जैसा इदारा, कौमी इदारा, हमेशा के लिए बंद हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।